हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमिटा और आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की। भाई अभी तक हमने रोटेशनल मोशन पढ़ा, एनएलएम पढ़ा, सेंटर ऑफ मास वगैरह सब की बातें करी, ग्रेविटेशन की बात करी। हमने सब जगह जो सॉलिड था उसे रिजिड बॉडी माना। रिजिड बॉडी मतलब ऐसी एक बॉडी जिसकी शेप चेंज ना की जा सके। लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी होता है क्या? भाई हर एक बॉडी का शेप चेंज किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि हो सकता है हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़े, लेकिन शेप तो चेंज किया जा सकता है। तो हर बॉडी परफेक्टली रिजिड तो है नहीं। तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इस बारे में हम भी बात करेंगे। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में हमारी बात रहेगी वो रहेंगी इलास्टिक मटेरियल और प्लास्टिक मटेरियल के बारे में। इलास्टिक मटेरियल के क्या क्या आगे बातें हैं, प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, इलास्टिक मॉड्यूलस क्या है, ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में हमारे पास रहेंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। एक का पीस स्टील की रॉड है ऐसा, तो मुझे उसकी शेप चेंज करनी है, तो बहुत इजीली हो जाएगी क्या? नहीं, मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वो चेंजेस हो सकता है मुझे दिखे भी ना। मतलब हो सकता है कि मैं हाथ में पकड़ के रॉड को खींच रहा हूँ, स्टील की रॉड है, तो उसे हाथ से तो वो आ, उसका एक्सटेंड होने से रही, है ना, लेंथ चेंज होने से रही। लेकिन हो सकता है कि बहुत छोटी सी लेंथ चेंज हुई हो जो मुझे दिखे भी ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसे अगर एक स्प्रिंग है आपके पास, ठीक है, उस स्प्रिंग को आप दोनों तरफ से पकड़ के खींच रहे हैं, तो क्या उसकी लेंथ चेंज होगी? बिल्कुल होगी, आपको दिखेगी भी। जैसे आपने अपना हाथ उससे हटाया, स्प्रिंग से वो फोर्स हटाया, क्या होगा उस स्प्रिंग की लेंथ का? क्या वो फिर से अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी? यस। क्या फिर से वो जिस लेंथ की थी उस लेंथ पे आ जाएगी? हाँ। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जिसमें डिफॉर्मेशन के बाद जैसे आप फोर्स को रिमूव करें वो फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी विच रीगेन्स इट्स शेप। तो किसी भी, अगर हम मेटल की बात करें या किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी मटेरियल की बात करें, तो हर एक मटेरियल कुछ हद तक इलास्टिक हो सकता है। क्यों? जैसे आप किसी मेटल की बात करो, उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा जैसा कि आपको यहाँ दिखा रखा है। अब उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होंगे कि भाई बहुत सारे एटम्स अलग अलग अपने आसपास के एटम से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। अब क्या उन एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं? यस, तभी तो वो उस शेप में बना हुआ है। अगर फोर्सेस नहीं होते तो बिखर जाता हो। तो उन फोर्सेस की वजह से वहां पे एक इलास्टिक प्रॉपर्टी मौजूद है कि जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाएंगे, उनको डिफॉर्म करेंगे। डिफॉर्म करना मतलब किसी एटम को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देना, इसे बोला आपने डिफॉर्म करना। तो जैसे ही आप उसको डिस्प्लेस करेंगे, क्या वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस वहां एक्ट करना शुरू करेंगे, उसे फिर से अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेंगे। इसको बहुत अच्छे से बता रखा था एक मॉडल से। इस मॉडल में आप देख पा रहे हो कि जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं ये सब हैं एटम्स। ठीक है, ये सारे ब्लैक डॉट्स क्या हैं? एटम्स। और ये जिनके बीच के स्प्रिंग्स हैं, ये स्प्रिंग्स क्या हैं? ये स्प्रिंग्स हैं उनके बॉन्ड, जिनसे ये जुड़े हुए हैं। अब सोचो, किसी भी एक एटम को आप यहाँ से डिस्प्लेस करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो क्या होगा? क्या वो उससे कनेक्टेड स्प्रिंग्स में एक एक्सटेंशन आएगा? यस। और हम जानते हैं कि स्प्रिंग जब एक्सटेंड होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो क्या यहाँ भी वैसा ही होगा कि जैसे आपने उस एटम को डिस्टर्ब किया, जो स्प्रिंग उससे कनेक्टेड है वो उसको फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेंगे? यस। तो ऐसा ही एक मेटल के अंदर होता है, उसके बॉन्ड की वजह से, उन बॉन्ड के बीच में जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। इस इलास्टिक प्रॉपर्टी का क्या हुआ फायदा कि जो डिफॉर्मेशन हुआ उसको न्यूट्रलाइज करके वो फिर से अपनी ओरिजिनल लेंथ में आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा हो जाएगा। भाई आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, बहुत डिफॉर्म कर दिया, फिर वो अपनी फिर से शेप में आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता, डिफॉर्म भी रहता है। तो जब परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, ऐसे रीजन को कहते हैं प्लास्टिक रीजन। मतलब उस फोर्स के बाद वो हो जाएगा प्लास्टिक रीजन। तो इलास्टिक कब तक? जब वो अपनी शेप को फिर से रीगेन कर सके, उसके बाद वो परमानेंट डिफॉर्मेशन में चला जाता है, प्लास्टिक रीजन में चला जाता है। ठीक है, जैसे आप स्प्रिंग वगैरह लेंगे, तो मान लीजिए छोटी एक पतली से स्प्रिंग लीजिए जो अपने पेन में आती है रिफिल के साथ, वो वाली स्प्रिंग लीजिए मान लिए। ठीक है, उस पर आप अगर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप को रिगेन करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसको पकड़ के खींच दो एकदम, तो अब क्या वो अपनी शेप पे वापस जाएगी? नहीं। अब वो
वो जो डिफॉर्मेशन शेप में है उसी में रहेगी। तो देखिए स्प्रिंग वही है, मटेरियल वही है, लेकिन फोर्स पे डिपेंड किया कि वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रही है या प्लास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रही है। ठीक है, तो यही हम इसमें सारी में पढ़ने वाले हैं। अब इसमें दो चीजें हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, पहला आता है स्ट्रेस, दूसरा आता है स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस, जब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लगाया तो उसमें एक डिफॉर्मेशन हुआ, उस डिफॉर्मेशन की वजह से जो अंदर रेजिस्टिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसे आपने बोला पर यूनिट एरिया दैट रेजिस्टिव फोर्स इज स्ट्रेस। मतलब जैसे आप यहाँ पे एक एटम को अगर डिस्टर्ब करें, इस एटम को अगर डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो इस पर रेजिस्टिव फोर्सेस आएंगे, ये स्प्रिंग अब इसको खींचेगी, ये स्प्रिंग खींचेगी, ये स्प्रिंग इसको खींचेगी। अंदर उस एक्सटर्नल फोर्स जो आपने इस तरफ लगाया, मान लीजिए फोर्स, उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट यहाँ पे अंदर फोर्सेस डेवलप हुए। ये जो फोर्सेस कहलाए, ये फोर्सेस पर यूनिट एरिया, फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। क्लियर बात? तो रेजिस्टिव फोर्सेस जो अंदर डेवलप हुए वो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस की वजह से वो फिर से अपनी शेप को रीगेन करने वाला है। ठीक है, और अगर मान लीजिए शेप रीगेन नहीं हो पाई, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया, तो वो स्ट्रेस उसके अंदर रहेगी, वो फोर्सेस तो लगते रहेंगे लेकिन वो शेप को रीगेन नहीं करना पाएगा। ठीक है बात? चलिए इसको जल्दी से लिखते हैं थोड़ा सा। लिखेंगे इलास्टिसिटी के बारे में, तो इलास्टिसिटी के बारे में लिखेंगे फिर हम the property of matter by virtue of which the property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size after the removal of deforming forces. After the removal of deforming forces. इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिक प्रॉपर्टी या इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर है? आई गेस आपको सारी बातें क्लियर है। क्यों आ रही है? इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आ रही है। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप ये मान सकते हैं कि बहुत सारे मासेस को आपने स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ये जो मासेस हैं सारे एटम्स हैं, और जो स्प्रिंग्स हैं वो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स हैं या फोर्सेस इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या इनलास्टिक नहीं होती या प्लास्टिक नहीं होती। अगर बात की जाए नियरेस्ट, तो जो क्वार्ट्ज फाइबर होता है वो सबसे ज्यादा इलास्टिक कहलाता है, और जो अपनी वॉल पुट्टी होती है ना, जो पेंट करने से पहले पुट्टी अप्लाई होती है, वो होता है नियरली प्लास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, नियरली, एग्जैक्ट परफेक्ट प्लास्टिक कुछ नहीं है, नियरली परफेक्ट प्लास्टिक आप उसे कह सकते हैं। तो परफेक्ट प्लास्टिक क्या हो जाएगा? जिस पर आपने फोर्स लगाया तो परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ रहा, उसे आपने बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, जिसका जस्ट अपोजिट हो गया। दूसरा हम लिखते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस और स्ट्रेन की अगर बात करें, तो मैंने आपको बोला स्ट्रेस क्या था कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस अंदर डेवलप हुए वो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन जल्दी। द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द रीस्टोरिंग फोर्स per unit area set up inside the body and is measured by the magnitude of the deforming force by the magnitude of deforming force acting on unit area of the body, acting on unit area of the body।
व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। तो ये क्या बातें होंगी सारी कि भाई आपने एक ऑब्जेक्ट पे, अगर मान लीजिए ऐसी एक वायर है, ठीक है, इस वायर पे आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ऐसा एफ, ठीक है, ऐसा आपने इसको पकड़े खींचा दोनों तरफ से, इस वायर को फोर्स लगाया। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्योंकि आपने ये फोर्स लगाया, इसकी वजह से इसमें डिफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, और उस डिफॉर्मेशन को अपोज करने के लिए क्या इसके अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स डेवलप होगा? यस, मैं इसको बोलता हूँ रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर। ऐसा मैंने इसको बोला, जो मैंने लिखा है रीस्टोरिंग फोर्स एफ आर। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए, मतलब एफ आर शुड बी इक्वल टू एफ। जो बाहर से फोर्स लगाया गया है उसी के बराबर अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आप जो स्ट्रेस लिखेंगे वो स्ट्रेस यही वहां इक्वेशन में लिखा गया था, डेफिनेशन में लिखा गया कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसी के बराबर अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और जो स्ट्रेस लिखी जाएगी वो उसी के हिसाब से लिखी जाएगी एफ, जैसे तो एफ आर बाई ए, बट एफ आर इज इक्वल टू एफ, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ एफ बाई ए। तो जो एक्सटर्नल फोर्स आप इस पे लगा रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस हुआ है, और जो स्ट्रेस लिखी जाएगी वो है एफ बाई ए के बराबर, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्लियर है बात? तो स्ट्रेस की डेफिनेशन आई गेस आपको क्लियर है। अब स्ट्रेस किस किस तरीके की हो सकती है इस बारे में बात करते हैं। डिपेंडिंग ऑन फोर्स स्ट्रेस भी अलग अलग तरीके से डिफाइन की जाती है। क्या क्या? तो पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है, या नॉर्मल स्ट्रेस जिसे आप कह सकते हैं। फर्स्ट आएगी नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, इसमें दो टाइप की आती हैं। एक होती है कंप्रेसिव, मतलब दोनों मिला के ही कह रहे हैं, इसमें दो टाइप की स्ट्रेस होती है। एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब क्या क्या है ये सारी चीजें, इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। इस डायग्राम को अभी अपन शिफ्ट कर देते हैं। ओके, क्या क्या है ये सारी चीजें? तो पहली बात, नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जो अलोंग द लेंथ अप्लाई हो रही है। मतलब एक अगर ब्लॉक ऐसा रखा है, आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं ऐसा, ठीक है, या फिर आप इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, या फिर ये तो हो गया टेंसाइल, अगर आप इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो ऐसे ये, या फिर अगर एक सिलेंडर रखा हुआ है और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, या तो ऐसा, या अगर खींचते हुए, तो ये जो सारी स्ट्रेसेस बनती हैं ये कहलाती हैं नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि अलोंग द लेंथ स्ट्रेस आती है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर स्ट्रेस लिखना चाहेंगे, अगर ये इसका एरिया लेंगे तो ये एरिया आपको लेना पड़ेगा, दिस इज द एरिया, दिस एरिया इज A1। अगर आप यहाँ देखते हैं तो एरिया ये लेना पड़ेगा, हमेशा परपेंडिकुलर एरिया अपन इसके लेते हैं, दिस एरिया इज A2। तो यहाँ के आप जो स्ट्रेस लिखेंगे वो स्ट्रेस लिखेंगे F बाई A1, जबकि यहाँ पे स्ट्रेस लिखेंगे F बाई A2, ठीक है। अब ये स्ट्रेस देखिए, ये जो फर्स्ट दो डायग्राम्स हैं इसमें जो फोर्स है वो बाहर की तरफ आ रहा है, खींचता हुआ है। अगले जो दो डायग्राम्स है उसमें फोर्स जो है वो कंप्रेस कर रहा है। तो ऐसी स्ट्रेस को बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कैसी है? कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये दोनों डायग्राम्स में। जबकि टेंसाइल स्ट्रेस कौन सी है? ये जो है दोनों डायग्राम्स टेंसाइल स्ट्रेस में आते हैं। खींचती हुई अगर स्ट्रेस है तो टेंसाइल स्ट्रेस, जो उसकी लेंथ को बढ़ाना चाहती है। अगर उसकी लेंथ को कम करना चाहती है तो वो कहलाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। सिलेंडर में भी देख सकते हैं, ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, जबकि ये कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस। तो लेंथ को इंक्रीज करना चाह रही है, टेंशन में है, टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगी। अगर कंप्रेशन में है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेस लिखने का तरीका वही है, फोर्स बाई एरिया। आप चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखेंगे तब भी आप लिखेंगे जितना फोर्स लग रहा है बाई जितना इसका एरिया है भाई। ऐसे आप अगर यहाँ भी लिखेंगे तो स्ट्रेस वही लिखेंगे, वही है, बस नाम चेंज हो जाएगा, एक जगह कंप्रेसिव स्ट्रेस है, दूसरी जगह टेंसाइल स्ट्रेस है। क्लियर है? अच्छा, स्ट्रेस को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किया जाता है सिग्मा से। सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज सिग्मा, ठीक है।
तो आप स्ट्रेस की जगह ऐसा भी लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब जब आप टेंसाइल स्ट्रेस लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं उसको सिग्मा टी, जब कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं सिग्मा सी। इस तरीके से आप इसमें डिनोट भी कर सकते हैं। क्लियर बात है? तो नॉर्मल स्ट्रेस या जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो दो तरीके की होती है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। जिधर आपको लगता है कि लेंथ इंक्रीज होने की कोशिश हो रही है वो हो जाएगी टेंसाइल स्ट्रेस, जिधर कंप्रेशन की कोशिश हो रही है वो हो जाएगी कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है बात? जो दूसरी टाइप की स्ट्रेस आती है वो आती है टेंजेंशियल या शेयर स्ट्रेस। टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस, ये क्या है? तो भैया अभी तक आप जो फोर्स लगा रहे थे वो नॉर्मल टू द सरफेस लगा रहे थे, है ना? आप देखिए यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाए वो कैसे हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे फोर्स थे। इस बार आप जो फोर्स लगाएंगे वो टेंजेंशियल लगाएंगे। अगर ये एक ब्लॉक है, या थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं, अगर ये एक ऐसा ब्लॉक है जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इसको नीचे से फिक्स कर दिया है ऐसे, अब इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं किस डायरेक्शन में? इस तरीके से इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? जैसे आप, अब ये ब्लॉक है, एक हाथ आपका ब्लॉक है, उस पर दूसरे हाथ से आगे स्लाइड करते हुए ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से उस पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, टेंजेंशियल फोर्स है। तो ऐसा फोर्स जो कहलाता है वो कहलाता है टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है वो कहलाती है शियर स्ट्रेस। अब इसकी वजह से स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस होगी? तो भाई पहले ये था ऐसा, क्या इस फोर्स के लगाने की वजह से ये कुछ देर में ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा? पक्की बात? इस फोर्स को लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। आप चाहें तो अपने बुक पे ये बहुत आसानी से देख सकते हैं, बुक बंद कीजिए, उस पे एक तरफ से जिधर से वो बाइंडेड है उस डायरेक्शन से आगे की तरफ फोर्स लगाइए, ठीक है? तो देखिए वो क्या बुक की शेप चेंज होती है? क्या बुक अभी भी एग्जैक्ट वो क्यूबॉइड जैसी है या शेप चेंज हुई? उसकी शेप चेंज हुई ना? ऐसे एक को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस कैसे डिफाइंड होती है वो भी देख लो। तो शेयर स्ट्रेस डिफाइन करने का तरीका है कि भाई इसकी लेंथ कितनी थी। मान लीजिए इसकी लेंथ थी एल। चलिए अभी शेयर स्ट्रेस अपन ऐसे ही देखते हैं। शेयर स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगेन स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो तो हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया ही है, पर यहाँ पे आप एरिया कौन सा लेंगे? तो फोर्स तो जो अप्लाई किया वो, और एरिया कौन सा? टेंजेंशियल एरिया जिस पे आपने इसको स्ट्रेस लगाई है, इसको सिग्मा एस लिख सकते हैं शेयर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है? एरिया कौन सा कंसिडर करना है आपको? ये ऊपर वाला एरिया जिस पे आपने फोर्स अप्लाई किया है, ये एरिया आप इसमें कंसिडर करेंगे, ठीक है? तो एरिया इज टेंजेंशियल एरिया। जबकि ऊपर जो आप नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो आपने जो एरिया लिया था देखिए कौन सा है? नॉर्मल एरिया, परपेंडिकुलर एरिया है फोर्स के। तो आप इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कौन सा एरिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों में जिधर फोर्स लग रहा है उसी के हिसाब से अपने को एरिया भी लेना है। अगर फोर्स परपेंडिकुलर है, एरिया भी फोर्स के परपेंडिकुलर ले लीजिए। अगर फोर्स सरफेस के टेंजेंशियल है तो एरिया भी आपको टेंजेंशियल वाला लेंगे। उससे आप डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे शेयर स्ट्रेस कितनी है। फोर्स पर यूनिट टेंजेंशियल एरिया इज शेयर स्ट्रेस। क्लियर है? पक्की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे आप इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? आप ऐसा एक फोर्स इस पे लगा रहे हैं मान लीजिए। अब इस फोर्स की वजह से क्या आप इस एरिया पे देख सकते हैं, जो यहाँ सरफेस है, इस सरफेस पे देख सकते हैं क्या इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ? अगर ये एंगल से थीटा है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा, और इस तरफ एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अब हमें ये बात समझ में आ गई कि भैया अगर यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं तो स्ट्रेस भी दो तरीके की होगी। कौन कौन सी? एक स्ट्रेस यहाँ पे होगी जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रही है, दूसरी स्ट्रेस टेंजेंशियल टू द सरफेस है। मतलब इसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि ये नॉर्मल टू द सरफेस है, जिसकी वैल्यू होगी एफ साइन थीटा, जो फोर्स लग रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया, ये वाला एरिया जो यहाँ से आप तक आपको देख पा रहे हैं, दिस एरिया ए। और ऐसे ही जो इसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो shear stress प्रोड्यूस होगी which is F cos theta divided by A। तो एक ही फोर्स यहाँ पे दो टाइप की स्ट्रेस प्रोड्यूस
कर रहा है उसके दो अलग कंपोनेंट्स की वजह से। क्लियर है? पक्की बात। तो कोई भी स्ट्रेस इस तरीके से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। दो टाइप की स्ट्रेस हमने पढ़ी, एक नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स की वजह से होती है, दूसरी शेयर स्ट्रेस जो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से होती है, जो सरफेस के टेंजेंशियल होता है उससे। ठीक है, अब इसके बारे में अगर थोड़ी सी और बात करें तो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए चले, जो स्ट्रेस की हमने बात करी उसका बेसिक फॉर्मूला आपने क्या लिखा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, हर एक स्ट्रेस इसी टाइप से डिफाइन की गई है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसकी यूनिट देखी जाए तो यह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिस इज यूनिट ऑफ द स्ट्रेस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या इसी को हम पास्कल भी कहते थे जब हमने प्रेशर पढ़ा था? यस, पास्कल भी यही है, फोर्स बाय एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। अच्छा, इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस, फोर्स की डायमेंशन होती है M L T-2, एरिया की होती है L2, कितना आएगा यहाँ से M L-1 T-2 इज द डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है? तो ये एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी है, दिस इज नॉट अ स्केलर, नॉट अ वेक्टर, दिस इज टेंसर, टेंसर क्वांटिटी। अब हमें इसमें नहीं जाना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। टेंसर क्वांटिटी आप ऐसा मान सकते हैं कि जो ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक जो क्वांटिटी बनती है वो कहलाती है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे आप ना तो प्रॉपर स्केलर कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन के साथ चेंज होती है, और ना ही आप इसे वेक्टर कह सकते हैं क्योंकि इसकी कोई यूनिक डायरेक्शन नहीं है। ऐसा डायरेक्शन के साथ चेंज होती है लेकिन कोई यूनिक डायरेक्शन है नहीं, इसीलिए ये एक थर्ड टाइप की क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। तो खैर हमें इससे कोई अभी मतलब नहीं है, बस आप कहीं पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, इतना ही। क्लियर? ओके, तो स्ट्रेस के बारे में आपने बात कर ली, इसकी डायमेंशंस हो गई, यूनिट हो गई। अच्छा, फोर्स भी तो आप ऐसे प्रेशर भी तो आप ऐसे ही डिफाइन करते थे, प्रेशर भी तो आपने लिखा था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस और फोर्स में क्या डिफरेंस है? फिर दोनों के मैथमेटिक्स फॉर्मूला तो आपने सेम लिखे हैं। तो जल्दी से एक डिफरेंस छोटा सा देख लेते हैं। स्ट्रेस और प्रेशर में डिफरेंस आता है कुछ ऐसा कि स्ट्रेस पहली बार टेंसर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जो स्ट्रेस है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी हो सकती है और टेंजेंशियल टू द सरफेस भी हो सकती है। तो लिख सकते हैं नॉर्मल और टेंजेंशियल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, और टेंजेंशियल टू द सरफेस। जबकि जो प्रेशर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है या नॉर्मल टू द सरफेस ही होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ओनली। ठीक है बात। तीसरी बात, भाई स्ट्रेस हमने देखा कि ये टेंसाइल स्ट्रेस भी हो सकती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। जबकि जो प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव होता है, प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव होता है। जबकि स्ट्रेस कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव, कैन बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और टेंजेंशियल टू द सरफेस। क्लियर है? और ये प्रेशर का आपका डिफरेंस है। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें डिफरेंस है, उनको जो डिफाइन करने का तरीका है उसमें डिफरेंस है। ठीक है, पक्की बात। चलिए, तो आपने स्ट्रेस पढ़ ली दो तरीके की, एक नॉर्मल, दूसरा टेंजेंशियल। नॉर्मल में भी आपने बात कर ली कि वो चाहे टेंजेंशियल टेंसाइल हो सकती है या कंप्रेसिव हो सकती है। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है? ओके, तो ये स्ट्रेन क्या है? भाई जब हमने बात करी कि आपने कोई फोर्स, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो उस फोर्स की वजह से बॉडी की शेप चेंज हुई, इसकी साइज चेंज हुई, इसकी वजह से आपने बोला कि बॉडी जो है वो स्ट्रेन्ड है। क्या है वो? बॉडी स्ट्रेन्ड है। तो स्ट्रेन को डिफाइन कैसे किया गया? स्ट्रेन को डिफाइन किया गया कि उसकी शेप में या उसकी साइज में कितना चेंज हुआ उसकी ओरिजिनल साइज के कंपेयर में, मतलब पहले कितना था और अब उसमें चेंज कितना आ गया, इस कंपैरिजन को बोला गया स्ट्रेन। ठीक है, तो डिफाइन डिफाइन करते हैं इसको। द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशंस, द रिलेटिव change in dimensions
or shape of a body which is subjected to stress is called strain and is measured by the ratio and is measured by the ratio of change in length to the original length. Change in length to the original length. ये जो रेशियो है ये कहलाता है स्ट्रेन. अब ये स्ट्रेन आपसे अगर बोला जाए कि लीनियर स्ट्रेन क्या है, तो लीनियर स्ट्रेन जो आपने अभी डेफिनेशन लिखी ये है लीनियर स्ट्रेन की. It is measured by the change in length to the original length. This is termed as linear strength. Linear strain. ठीक है. अगर बोला जाए कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखोगे आप, या वॉल्यूम स्ट्रेन कैसे लिखोगे? वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. और ऐसे एक जो तीसरी स्ट्रेन आती है वो आती है शेयर स्ट्रेन. तो शेयर स्ट्रेन क्या है इस बारे में बात कर लेते हैं. शेयर स्ट्रेन डिफाइन होती है कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ कितनी लेंथ पे, ऐसा. तो मैं इसको डायग्राम से बताना ज्यादा आसान है. देखिए एक डायग्राम जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक सिलेंडर का डायग्राम है इसमें. ठीक है, इसको जूम कर देता हूं मैं. इस डायग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पे एक शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है. क्यों? क्योंकि आपने इस पे एक फोर्स लगा रखा है इधर से इस डायरेक्शन में. अब इसको इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो डिफॉर्मेशन होगा वो ऐसा होगा जो आपको डायग्राम में दिखा रखा है. ठीक है, ये ऊपर वाला सरफेस इधर, नीचे वाला सरफेस इस तरफ. जो पहले लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट थी वो अब लेंथ इस तरीके से हो जाएगी. इसकी वजह से जो यहाँ डिफॉर्मेशन हुआ, उस डिफॉर्मेशन को कैसे कैलकुलेट करें, तो हम बोलते हैं कि ये टोटल लेंथ थी L. इस L लेंथ पे ये यहां से यहां तक कितना शिफ्ट हुआ. अगर ये शिफ्ट डेल्टा एक्स जो यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज द शिफ्ट, यानी चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन ये है डेल्टा एक्स. कितनी लेंथ पे ये हुआ है? ये हुआ है L लेंथ पे. तो जो एक्चुअली शेयर स्ट्रेन यहाँ लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी डेल्टा एक्स बाई L, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ. ये होता है स्ट्रेन. तो डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा एक्स, कितनी लेंथ पे हुआ? L लेंथ पे हुआ. इसलिए शेयर स्ट्रेन विल बी डेल्टा एक्स बाई L हियर. और ध्यान से देखो तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे. यहाँ पे डेल्टा एक्स बाई L इज नथिंग बट tan थीटा. क्या है वो? tan ऑफ थीटा. तो यहाँ से सीधा ऐसा भी लिखा जा सकता है कि शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा ऑफ दिस डिफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे. शेयर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ या डिफॉर्मेशन लेंथ. अब इसे ऐसा मान लीजिए, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ. ठीक है, तो अगर उस डायग्राम की बात करें तो डेल्टा एक्स बाई एल विच इज नथिंग बट इक्वल टू tan थीटा. और एक बात और कि ये जो डेल्टा एक्स होता है वो बहुत छोटा होता है. डेल्टा एक्स जो है वो एल से बहुत छोटा होता है. इसका मतलब जो tan थीटा आता है वो भी बहुत छोटा होता है 1 से. इसका मतलब tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. तो जब स्ट्रेन की बात होती है, शेयर स्ट्रेन की, तो आप सीधा सीधा उस एंगल के बराबर आप उस स्ट्रेन को लिख सकते हैं. उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, पक्का? चलिए, तो शेयर स्ट्रेन आपको बात समझ में आ गई. आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात समझ में आ गई और आपको वॉल्यूम स्ट्रेन की बात भी समझ में आ गई. एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं. लीनियर स्ट्रेन को आप बोलेंगे चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. कि भाई एक अगर जैसे यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम की अगर बात करें तो ये एक सिलेंडर रखा हुआ था. सिलेंडर पे आपने दोनों तरफ से ऐसा फोर्सेस लगाए. ये कैसे फोर्सेस हैं? ये हैं टेंसाइल फोर्सेस है ना, इसको खींचते हुए फोर्सेस हैं. तो ये जो दोनों फोर्सेस आपने इधर ऊपर एफ लगाया, नीचे की तरफ एफ लगाया, इसकी वजह से इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई. अब लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L. तो L तो ओरिजिनल थी, चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा L के बराबर. तो यहाँ पे आप जो स्ट्रेन लिखेंगे वो कितना लिखेंगे? स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन विल बी डेल्टा L बाई L, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ. दिस विल बी द लीनियर स्ट्रेन. क्लियर?
अच्छा, ये अगर कंप्रेसिव होता तो, अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे होते तो लेंथ कम हो जाती, हो सकता है ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो जाता उसके बाद। तो इसके बाद आप लेंथ लिखते नई वाली L माइनस डेल्टा एल, क्योंकि लेंथ चेंज हो गई, लेकिन चेंज जो भी हुआ है तो डेल्टा एल ना, तब भी जब आप स्ट्रेन लिखते डेल्टा एल बाई एल ही लिखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस पर। ठीक है। ऐसे ही जब आप शेयर स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितनी लेंथ पे कितना डिफॉर्मेशन हुआ, उस रेशियो को आपने शेयर स्ट्रेन बोला। एक बुक के केस में भी आप आराम से प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और वॉल्यूम स्ट्रेन होता है ये कि भाई आपने जब इस पे हर तरफ से फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट इस शेप का था, उस पर आपने हर तरफ से फोर्स लगाया, तो फोर्स लगने की वजह से क्या होगा कि ये जो इसका शेप है वो थोड़ा सा इसकी साइज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, शेप में चेंज नहीं होगा। देखिए जो नया ये ब्लू डॉट्स है ना, ये जो सब है ये इसकी नई साइज है, लेकिन शेप बिल्कुल वैसी है जैसी पहली थी। तो वॉल्यूम स्ट्रेन के टाइम पे शेप में चेंज नहीं होता, सिर्फ साइज में चेंज होता है, साइज कम हो जाती है। और साइज कितना कम हुआ तो अब ये वॉल्यूम हमें देखना पड़ेगा, तो दिस डेल्टा वी इज द चेंज इन वॉल्यूम। तो जब इसका स्ट्रेन लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, वो हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। दिस विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेन फॉर दिस। क्लियर है सारी बातें? तो आई गेस आपको सारी बातें क्लियर है कि इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, shear stress, shear strain, longitudinal stress, longitudinal strain, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये सारी बातें आप अभी तक समझ चुके हैं। ठीक है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस को हमने तीन तरीके से डिफाइन किया था। एक था नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा शेयर स्ट्रेस, और एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी आप कह सकते हैं। पर फिलहाल हम यहाँ दो तरीकों से इसमें बात करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जैसे आपने बोला था, वो क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, डिनोट करते थे इसको सिग्मा से। ये टेंसाइल या कंप्रेसिव टाइप की हो सकती थी। टेंसाइल जब फोर्स उस ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश करे, कंप्रेसिव जब उसे कंप्रेस करने की कोशिश करे। फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरीके से डिफाइन किया गया था नॉर्मल स्ट्रेस को। दूसरा था शेयर स्ट्रेस, जैसे हमने बोला था कि अगर आप फोर्स को उस सरफेस के पैरेलल लगाते हैं तो उससे जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसे कहा जाता है शेयर स्ट्रेस। इसको डिफाइन किया था फोर्स पर यूनिट टेंजेंशियल एरिया। ठीक है, स्ट्रेन को हमने डिफाइन किया था एप्सिलॉन से। तीन टाइप की स्ट्रेन थी, लीनियर, शेयर और वॉल्यूम स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन को आपने बोला था चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ है उस पर कितना चेंज हुआ, लीनियर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन को आपने बोला था कि अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और इस पे फोर्स आप ऐसा लगा रहे हैं तो फाइनली ये कुछ इस तरीके की शेप में आ जाएगा। मतलब यहाँ इस एल पे कितना चेंज हुआ इसकी शेप में, वो डिफाइन किया गया था शेयर स्ट्रेन से। कितना डिफॉर्मेशन हुआ कितनी लेंथ पे, दिस इज शेयर स्ट्रेन। हमने बोला था कि दिस इज डेल्टा एक्स बाई एल विच इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, क्योंकि टेन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा व्हेन थीटा इज वेरी लेस। ठीक है, तीसरी बात हमने जो बात करी थी वॉल्यूम स्ट्रेन की, ये था चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम की बात, ओरिजिनल वॉल्यूम की। ये प्रेशर के केस में आप देख सकते हैं, जब एक मान लीजिए एक बलून को आपने फिल किया एयर से और उसे आप पानी के अंदर लेके गए, तो उस वाटर के अंदर जब वो पहुंचेगा किसी पोजीशन पे तो उस पर प्रेशर लगेगा, जो पानी उसके ऊपर है उस पर प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर की वजह से उसकी साइज में थोड़ा डिक्रीमेंट होगा। अब उसकी साइज कुछ ऐसी हो जाएगी, तो ये जो डिक्रीमेंट उसका हुआ, दिस डिक्रीमेंट इज डेल्टा वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखी जाएगी डेल्टा वी बाय वी, वी इज ओरिजिनल वॉल्यूम। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके इलास्टिक बिहेवियर के बारे में और हुक्स लॉ के बारे में। सबसे पहली बात, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किसी मटेरियल के लिए क्या रिलेशन होता है इनका? ठीक है, तो एक आपने सिलेंड्रिकल शेप का ये ऑब्जेक्ट लिया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उस पर आप दोनों तरफ बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं एफ, जैसे पकड़ के खींच रहे हैं आप। तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो एफ बाई ए होगी, हम जानते हैं। और अगर कुछ देर बाद इसके लेंथ में चेंज हो गया, तो लेट्स से अब ये यहाँ तक कुछ पहुंच गया ऐसा, तो अब जो लेंथ में चेंज हुआ वो डेल्टा एल अगर है तो मैं स्ट्रेन लिखूंगा डेल्टा एल बाई एल के बराबर। यहाँ तक तो अपन सब जानते हैं। किसी भी मटेरियल के लिए इसका जो रिलेशन बनता है वो कुछ कुछ इस ग्राफ के हिसाब से दिया जा सकता है। ये जो ग्राफ बता रहा है क्या बता रहा है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ या सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन ग्राफ, क्या आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यह ध्यान रहना चाहिए। अब ये ग्राफ क्या कहता है, इसमें अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या बताते हैं। तो देखिए, ग्राफ जीरो से शुरू हो रहा है, जब स्ट्रेस जीरो तो स्ट्रेन जीरो, या स्ट्रेन जीरो तो स्ट्रेस भी जीरो, ऐसा अपन कह सकते हैं। उसके बाद कुछ देर तक ग्राफ एक लीनियर वे में आगे बढ़ रहा है पॉइंट ए तक। तो ये ओ से ए तक का जो पॉइंट ये ग्राफ है, ये लीनियर ग्राफ है। दिस लीनियर ग्राफ रिप्रेजेंट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं या स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्ट्रेस भी बढ़ रही है, दोनों बिल्कुल लीनियरली वेरी करते हैं। ये कहलाती है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मतलब अपन यहां से ओ से ए के बारे में लिख सकते हैं, इस केस में सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ओ से ए के केस में। मतलब आप स्ट्रेन को यहां तक अगर बढ़ाते हैं, इतना बढ़ाते हैं, तो स्ट्रेस यहां तक बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है, बिल्कुल लीनियर वेरिएशन इसका होता है। तो ऐसा जो सेगमेंट है इस ग्राफ का वो कहलाता है लीनियर वेरिएशन या प्रोपोर्शनल वेरिएशन, और ये जो लिमिट है ए वाली इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद अगर ग्राफ देखें तो कर्व बनना शुरू हो जाता है। जब कर्व बनना शुरू हो गया तो यहाँ पे अब लीनियर वेरिएशन नहीं रहेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का। ये जो बी पॉइंट है, दिस बी पॉइंट इज यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब हमने बात करी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप डिफॉर्म करते हैं, जब उस पर फोर्स लगाते हैं, उस पर स्ट्रेन देते हैं, तो उसमें स्ट्रेस आती है। उस स्ट्रेस की वजह से वो फिर से अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश करता है। इसे आपने बोला था इलास्टिसिटी। तो ये जो बी पॉइंट है ये कहलाता है इसका इलास्टिक लिमिट। क्या कहलाता है? इसका इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब ये कि इस पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट फिर से अपनी शेप को रीगेन कर लेगा। अगर आपने इसको इतना डिफॉर्म कर भी दिया, स्ट्रेन आपने इतनी यहाँ पे प्रोड्यूस कर दी, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन है, तो यहाँ इतनी स्ट्रेन अगर प्रोड्यूस कर भी दी आपने, तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से रीगेन कर लेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस यील्ड पॉइंट या इलास्टिक पॉइंट भी इसे कहते हैं, इलास्टिक लिमिट भी इसे कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ओ से बी वाला केस है ये पूरा इलास्टिक लिमिट है या इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करता है, ऐसा बोल सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट शो करता है। अच्छा, ए से बी वाला जो केस है वहां पे इलास्टिक तो है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ओ से ए और ए से बी में। भाई पूरा ओ से बी तक है तो वो पूरा इलास्टिक, मतलब यहां से लेके यहां तक वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा। आप उसको अगर शेप को चेंज करते हैं तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन ए से बी में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन है वो बिल्कुल लीनियर वेरिएशन है, प्रोपोर्शनल वेरिएशन है। जबकि ए से बी में इसका वेरिएशन जो है वो एक कर्व पे है। इसका मतलब हाँ, लीनियर वेरिएशन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक बात? बी तक इलास्टिक लिमिट तो रहने वाली है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब आते हैं अपन सी पे। ये जो पॉइंट है इसके आगे वाला पॉइंट कहलाता है प्लास्टिक रीजन। क्या कहलाता है? प्लास्टिक रीजन। मतलब अब परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है इलास्टिक लिमिट के बाद, बी के बाद। अब आप और अगर स्ट्रेन बढ़ाते हैं तो इसके बाद जो रीजन है उसमें इसको प्लास्टिक रीजन बोल सकते हैं। इस प्लास्टिक रीजन में परमानेंट डिफॉर्मेशन होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां से आफ्टर बी दिस इज प्लास्टिक रीजन, और बिफोर बी क्या था? इलास्टिक रीजन। ठीक है, अब प्लास्टिक बिहेवियर मतलब, प्लास्टिक रीजन मतलब जो आपने इसको डिफॉर्मेशन किया किसी ऑब्जेक्ट का, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। वो अपनी साइज को या शेप को फिर से रीगेन नहीं कर पाया, या पूरी तरीके से रीगेन नहीं कर पाया। कुछ रीगेन हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ डिफॉर्मेशन तो उसमें हो गया। तो ऐसे रीजन को बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। ठीक है, अब ये जो बी से लास्ट ई तक का पॉइंट है ये पूरा प्लास्टिक रीजन वाला पॉइंट है। अब इसमें बी से सी तक का जो पॉइंट है वो तो ये है कि भाई वहां पे प्लास्टिक बिहेवियर तो है लेकिन फिर भी काफी हद तक वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। तो बी से सी जो बोलेंगे हम, वो प्लास्टिक तो है लेकिन regains its maximum shape। ठीक है, मतलब कुछ हद तक ये फिर से अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बी से सी तक में। लेकिन सी से डी जो देख रहे हैं आप, उसमें देखिए क्या है। सी से डी में अगर आप स्ट्रेस का वेरिएशन देखें
तो यहाँ पे स्ट्रेस और यहाँ तक पहुंची सी से डी में, लेकिन स्ट्रेन का अगर आप देखें तो ये इतना वेरिएशन हो गया। कम स्ट्रेस के वेरिएशन पे भी स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये कहते हैं प्रॉपर प्लास्टिक रीजन। इस बिहेवियर को अपन बोलेंगे प्रॉपर प्लास्टिक बिहेवियर, कि स्ट्रेस आपने बहुत कम इंक्रीज करी है, देखिए फोर्स बहुत कम इंक्रीज किया है, लेकिन स्ट्रेन जो बढ़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। ऐसा बिहेवियर कहलाता है बिल्कुल प्लास्टिक बिहेवियर। तो हम बोलेंगे सी से डी तक जो है इसका वो प्रॉपर प्लास्टिक बिहेवियर है। मतलब कम स्ट्रेस पे भी ज्यादा स्ट्रेन उसमें डेवलप हुई है। इट लेस स्ट्रेस मोर स्ट्रेन इज डेवलप्ड। ठीक है, उसके आगे वाला अगर बात करें, वैसे डी पॉइंट, ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है, इसे अपन अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दिस इज अल्टीमेट स्ट्रेस, पॉइंट इज अल्टीमेट स्ट्रेस, या अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट लिमिट ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद वाला जो रीजन है डी से ई तक, उसमें देखो ध्यान से तो स्ट्रेस कम हो रही है ना। डी पे स्ट्रेस ज्यादा है, ई पे स्ट्रेस कम हो गई। स्ट्रेस तो कम हुई, लेकिन फिर भी सोचो क्या स्ट्रेन बढ़ती ही चली गई? यस, स्ट्रेन बढ़ना मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ता ही चला गया। अब चाहे आप स्ट्रेस को कम भी कर दो तब भी डिफॉर्मेशन तो वहां हो ही रहा है। लास्ट पॉइंट जो ई पॉइंट है वो कहलाता है फ्रैक्चर पॉइंट, तब वो मटेरियल टूट चुका है। ठीक है, तो हम डी से ई तक को लिख सकते हैं कि अब ये इवन विदाउट स्ट्रेस स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग। तो मटेरियल जो है वो लिटरली फ्लो कर रहा है, ऐसा है, मटेरियल फ्लोज। आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तब भी वो मटेरियल फ्लो कर रहा है। तो ऐसे रीजन को बोलते हैं ये अल्टीमेट से फ्रैक्चर के बीच का रीजन है, डी से ई वाला। क्लियर? और ई वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है, वहां जाके मटेरियल कंप्लीटली अब टूट चुका है। क्लियर है सारी बातें? तो ये जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब सोचो कि ये जो यहाँ वाला रीजन है, प्लास्टिक वाला रीजन, सी से डी वाला, ठीक है, जिसमें प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था, सोचो अगर ये जितना ज्यादा होगा, आपको दो मटेरियल पता है ना, एक डक्टाइल एक ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, लिख लेते हैं। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं? जिनको अपन खींच सकें, जिनसे वायर बना सकें, जिनसे अपन शीट्स बना सकें, एक्चुअली जिनको अपन प्लास्टिकली डिफॉर्म कर सकें, ऐसे मटेरियल कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल। दूसरे होते हैं ब्रिटल मटेरियल, जिन पे आप अगर डिफॉर्मेशन करने जाओगे तो वो टूट जाएंगे, जैसे कांच। आप उसको डिफॉर्म करने अगर जाएंगे स्ट्रेस से या फोर्स से तो वो टूट जाएगा। जबकि आप एक मेटल पीस अगर ले लो, उसे आप डिफॉर्म कर सकते हो, उसका वायर बना सकते हो, उसका आप पीट पीट के शीट बना सकते हो, वो मटेरियल कहलाते हैं डक्टाइल मटेरियल। तो सोचो, डक्टाइल मटेरियल होना मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अच्छा से होना, तभी वो डक्टाइल कहलाएगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहाँ हो रहा था? इस रीजन में, इस सी से डी वाले रीजन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोल रहा था। तो जिस मटेरियल के ग्राफ में ये सी से डी वाला रीजन बड़ा आता है, और जिसके केस में ये सी से डी वाला ग्राफ छोटा आता है, जिसकी लेंथ कम है इस पोजीशन की, इस पोर्शन की, उसको बोलेंगे अपन ब्रिटल मटेरियल। क्योंकि अगर लेंथ छोटी है मतलब वो ज्यादा डिफॉर्मेशन, ज्यादा प्लास्टिक बिहेवियर शो नहीं कर रहा, इसका मतलब ब्रिटल है। ठीक है, तो डक्टाइल के लिए हम बोल सकते हैं कि सी से डी वाला जो पोर्शन है वो लेंथ ज्यादा है, जबकि इसके केस में जो सी से डी वाला पोर्शन है उसकी लेंथ कम है। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें पक्के से? तो एक ग्राफ आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया है, आप गलती नहीं करेंगे इसमें, अच्छे से एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपन बात करते हैं उस ग्राफ के प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के अंदर। जो हमने ग्राफ बनाया अभी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन, इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ये वाला, यहाँ से यहाँ तक जब वो प्रोपोर्शनली वेरी कर रहा था, है ना, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ पर बोला था ना ए पॉइंट, दिस ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल लिमिट, ये हमारा अभी ग्राफ में था। तो जब
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ऐसा बोला था हुक्स ने। प्रोफेसर हुक थे, उन्होंने ऐसा बोला। एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, तो बोला कि फॉर मेटल्स विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस अप्लाइड टू अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू रिजल्टिंग स्ट्रेन। लिख लेते हैं, फॉर मेटल्स विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी stress applied to a body is proportional to resulting strain। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, देखिए, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटानी तो एक कांस्टेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू दैट कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट को बोला गया ई। दिस ई, ये पहली बात तो ये कहलाता है हुक्स लॉ आपका, और ये जो ई है इसे कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस ई इज कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है किसी मटेरियल के। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्लियर है बात। अब आप कौन से स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन, आप कौन सा स्ट्रेस एक किसी मटेरियल पे लगा रहे हैं और उसकी वजह से कौन सी स्ट्रेन डेवलप हो रही है, कौन से स्ट्रेन लगा रहे हैं उसकी वजह से कौन सा स्ट्रेस वहां डेवलप हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये ई कैसा होगा। तो बेसिकली ई को हम तीन तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ई is defined in three ways depending on stress and strain, ठीक है। पहला जो उसका टाइप है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। पहला जो इसका टाइप है वो है यंग्स मॉड्यूलस। क्या है? यंग्स मॉड्यूलस। इसको डिफाइन करते हैं y से। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में फर्स्ट टाइप यंग्स मॉड्यूलस, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन आप वहां पे यूज कर रहे हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं यंग्स मॉड्यूलस को, इफ अ बॉडी इज डिफॉर्म्ड by applying forces along one dimension only, then within limits of proportionality the ratio of linear stress, वो कुछ भी हो सकती है, compressive या tensile, to the longitudinal strain is called as Young's modulus of the material and is represented by letter y। तो क्या बोला ये कि जब आप लीनियर फोर्सेज इस पे लगाते हैं या वन डायमेंशनल फोर्सेज लगाते हैं तो उस पे लीनियर स्ट्रेस डेवलप होती है, जिसको आपने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहा था। तो मैं इसको लॉन्गिट्यूडनल लिख लेते हैं, longitudinal stress divided by longitudinal strain, this is Young's modulus of elasticity। longitudinal stress by longitudinal strain is equal to Young's modulus of elasticity। क्लियर है बात। longitudinal stress strain कब होती है? जब वन डायमेंशनल फोर्सेस लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे लग रहे हैं। अगर इसका एरिया ए है तो आप बोलेंगे स्ट्रेस जो है डेवलप होगी वो होगी एफ बाई ए, और स्ट्रेन जो डेवलप हुई मान लीजिए डेल्टा एल बाई एल, ये यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हुई, दिस इज वाई। क्लियर बात। इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, एक्सपेंशन के बाद इसकी जो लेंथ हो गई वो एल प्लस डेल्टा एल हो गई। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस मटेरियल इज गिवन बाय एफ बाई ए बाय डेल्टा एल बाई एल। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये तरीका है आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करने का। क्लियर है बात यहां तक? पक्का, ठीक है। अब कुछ मटेरियल्स के लिए यंग्स मॉडुलस की एक लिस्ट है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसके लिए यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है, किसके लिए कम होता है। एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चंस में आपको गिवन होती हैं जनरली, पर एक कंपैरेटिव स्टडी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं यंग्स मॉडुलस सबका यहाँ पे दिया हुआ है।
एल्यूमिनियम के लिए 70, कॉपर 100, आयरन 190 और स्टील 200। तो देख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टील के लिए है यंग्स मॉड्यूलस, मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज मैक्सिमम फॉर स्टील। रॉट आयरन के लिए उससे कम है, कॉपर के लिए उससे कम है और एल्यूमिनियम के लिए उससे भी कम है। और नीचे चलें तो ग्लास फिर उससे भी कम आता है, फिर कंक्रीट, वुड, बोन और पॉलिस्टीरीन। ये सारी चीजें हमें कंपैरेटिव स्टडी में याद होनी चाहिए, एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है इनको, जस्ट कंपैरेटिव स्टडी कि स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस मैक्सिमम है, फिर ये है, उसके बाद फिर ये सब है। ठीक है, चलिए तो इस पे बेस कुछ और बातें करते हैं। सेकंड जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कहलाता है बल्क मॉड्यूलस। वो क्या है? सेकंड इज बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या है? आपने यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया लीनियर स्ट्रेस या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस डिफाइन होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन से। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब अगर पूरे वॉल्यूम पे स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस को डिफाइन किया जाता है, तो दिस वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट डेल्टा पी, प्रेशर। कितना प्रेशर आपने इस पे अप्लाई किया, तो चेंज इन प्रेशर इज वॉल्यूम स्ट्रेस। कितना प्रेशर में चेंज हुआ, मान लीजिए एक पूरा ऑब्जेक्ट था इस तरीके का, आपने उस पर हर डायरेक्शन से फोर्स लगाया, उसको पकड़ के स्क्वीज किया पूरा। जब पकड़ के स्क्वीज किया तो इस पे एक प्रेशर डेवलप हुआ होगा, एंड दिस प्रेशर इज डेल्टा पी, जो यहाँ लिखा गया है वही कहलाती है वॉल्यूम स्ट्रेस। और उसके वजह से जो वॉल्यूम स्ट्रेन यहाँ डेवलप हुआ डेल्टा वी बाय वी। पर एक बात बताइए, जब आपने इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो क्या इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? यस, जब प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम कम होगा, और ये वॉल्यूम जब कम हुआ तो दिस डेल्टा वी इज नेगेटिव। क्लियर? दिस डेल्टा वी इज नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है, तो अगर डेल्टा पी पॉजिटिव है, और अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ये लिख सकते हैं ना कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो नेगेटिव होगा, डेल्टा वी इज नेगेटिव। इसलिए हमने यहाँ पे एक माइनस साइन ऑलरेडी इसमें साथ में लिख लिया, ताकि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉड्यूलस है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सके। क्लियर है? तो फाइनली जो आपका एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है माइनस वी डेल्टा पी बाय डेल्टा वी इज बल्क मॉड्यूलस। क्लियर है बात? पक्का? इससे रिलेटेड एक चीज और है, जिसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। नाम से समझ में आ सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की कंप्रेसिबिलिटी इज, उसको कंप्रेस कितना किया जा सकता है वो डिफाइन करती है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज नथिंग बट 1/b। ये एक खास बात है, दिस इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। कंप्रेसिबिलिटी इज 1/b, जिसको आप यहाँ लिख सकते हैं -1/b डेल्टा v बाय डेल्टा p। तो अगर कई बार कंप्रेसिबिलिटी है कि दिस इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तो आपने दो मॉड्यूलस पढ़ लिए, एक यंग्स मॉड्यूलस जो लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन को रिलेट करता है, बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करता है। अब तीसरी बात हम यहाँ करते हैं जो रिलेट करेगा आपकी शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन को। तो बात करते हैं थर्ड टाइप का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, विच इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या नाम है इसका? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और इसको डिनोट करते हैं ईटा से, इसको डिनोट करते हैं ईटा से। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो क्या कहता है? विद इन लिमिट्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन, जो हमने बात करी थी, ये डिफाइन होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। क्लियर है बात? दिस इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने ऐसा दे रखा है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस पे आप अगर एक फोर्स लगा रहे हैं, इस तरीके से टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, उसकी वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है। अब शेप इसकी कुछ ऐसी अगर हो चुकी है,
तो हमें पता है कि इसमें हम जो ये एंगल है इससे बोलते हैं कि स्ट्रेन कितनी डेवलप हुई। तो अगर ये लेंथ एल है उस पर अगर ये एक्स का चेंज हुआ या डेल्टा एक्स का चेंज हुआ तो हम सारी चीजें यहाँ से लिख सकते हैं। अगर एरिया जो इसका था वो ऑलरेडी ए था तो लिखा जा सकता है टेंजेंशियल स्ट्रेस इज एफ बाई ए, शेयर स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाई एल। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ से। क्लियर है? दिस विल बी द शेयर स्ट्रेस। अच्छा, ये एक्स बाई एल को टेन थीटा या टेन पाई भी लिख सकते हैं, या आपने थीटा देखा था। दिस डेल्टा एक्स बाई एल इज ऑल्सो टेन थीटा, जिसको अप्रोक्सीमेटली थीटा भी लिखा गया था। तो ये ऐसा भी लिखा जाता है कभी कभी एफ बाई ए बाई थीटा, इसे ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है बात? पक्का? चलिए, तो ये सारी बातें आपकी रिलेट हुई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम आगे करेंगे इन तीनों को रिलेट करते हुए। देन एक लास्ट चीज पढ़ेंगे पॉइजन्स रेशियो। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इनसे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।